हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के वो क्वेश्चन जो 2009 से लगाकर 2024 तक एमपी बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्जेस। ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया कि भाई 1 कूलम चार्ज से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम पता लगाते हैं भैया। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्जेस। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता कर लगाने हैं। तो आपको गिवन है बच्चों 1 कूलम चार्ज, आपको पता लगाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। ये कहां से आया, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया। हमको क्या चाहिए, N चाहिए, Q बाई E। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलम चार्ज। क्या ई के बारे में आप जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। ई क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और इसकी वैल्यू हमको पता है, तो 1.6 10⁻19। ठीक है बच्चा, डेसिमल रिमूव कर दिया, ऊपर 10 हो गया। इसको इधर ले आओ भैया, 10⁻19 ऊपर पहुंचा दिया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको 100 बना लेता हूं, तो 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 10⁻18। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, मान लो यहाँ 1 माइक्रो कुलाम दे दे, नैनो कुलाम दे दे, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं। ये 2009 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन है द टोटल फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। ये 2009 में भी आया और 2024 में भी आया। बच्चों टोटल फ्लक्स की बात करी गई है और चार्ज है हमारे पास यूनिट, यानी चार्ज हो गया हमारे पास 1 कूलम। आपको गाउस लॉ पता होगा, गाउस लॉ पता होगा जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे कहा गया कि टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई हो गया। इमेनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज को क्या कर देना, 1 कर दिया भैया, तो फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इस टाइप का ऑप्शन है, तो ऑप्शन इनवर्स में है, तो इसको भी ऊपर उठा के फेंक दो, तो एप्सिलॉन इनवर्स। कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट बच्चा, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R। ये 2013 और 18 में आया हुआ है। तो बच्चों हमारे पास 1 पॉइंट चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो हमें पता है, ये होता है Q बाई R। अब बच्चा यहाँ चार्ज Q है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। चार्ज Q कांस्टेंट ले लेते हैं। अब R डिस्टेंस पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, सॉरी R स्क्वायर। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, R स्क्वायर, जो कि आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, कि अगर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ ले, है ना, यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यों पूछा है, तो यहाँ ड्यू टू अ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए, तो उस परिस्थिति में आपका E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां एक्सियल पोजीशन वाला मामला बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, ये क्वेश्चन आया 2010 और 15 में। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1 होता है लगभग। ठीक है, 1 के आसपास होता है, 1.1 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि याद रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये जो एयर में जो वैल्यू है वो 1.00536 के आसपास होती है। ठीक है, बट अपन यहाँ पर ऑप्शन में 1 है तो हम 1 लगाएंगे। तो हमें एक चीज और सीखने को मिल गई यहाँ से कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, एक बात।
एयर और वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 होती है, गैसेस के लिए भी आ जाए तो ऑलमोस्ट 1 ही होती, तो लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और याद रख लेना, कभी एग्जाम में आ जाए तो वाटर के लिए जो होती है 80.4 होती है, और मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये बिल्कुल क्लियर याद रखना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बता दिए। तो बच्चा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर की वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये पूछा हुआ है 2009 में, उसके बाद कभी नहीं आया। टू लाइक चार्जेस इच अदर, तो बच्चों आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है, यानी कि समान प्रकार में क्या होती है, दुश्मनी होती है। यह क्लियरली याद रखना है। अगर मैं अनलाइक चार्जेस बोलता तो वो क्या करते, अट्रैक्ट करते, यानी कि उनमें क्या होती बच्चों, दोस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज, ये भी 2009 में पूछा। देखो डाइपोल की जो साइज होती है, डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो साइज जो आइडियल डाइपोल की साइज होती है ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं। द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज 0। इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई चार्ज क्या होता है आइडियल डाइपोल में, नहीं, नेट चार्ज अगर पूछा जाए मान लो आपसे, तो नेट चार्ज आपसे पूछा जाए तो -q + q, आप बताएंगे नेट चार्ज डाइपोल पर होता है 0। नेट चार्ज डाइपोल पर 0 होता है, और जो साइज है डाइपोल का 12 टेंस टू 0 होता है। अगर आइडियल डाइपोल पर चार्ज आपसे पूछ ले तो आइडियल डाइपोल पर चार्ज आप इनफाइनाइट बताएंगे। ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू 1 कूलम चार्ज। अब वैसे तो हमने इस तरह से क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको बताया था Q/ε0 वाला गाउस लॉ से 1 कूलम चार्ज से पास हो रहा है, तो चार्ज हो गया 1/ε0 हो गया। पर इसकी भी अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/4πε0, ठीक है, 4π से इंटू और 4π से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹ 4 × 3.14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.13 10⁻11 के आसपास ये वैल्यू आती है। तो ये भी हो सकता है, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्जेस। देखो चार्ज की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमें करंट का फॉर्मूला सभी को पता होता है, I = Q/T, तो Q = IT, ये फार्मूला है किसका, चार्ज का। अब चार्ज करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है A, टाइम का होता है T, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज हो गया आपका AT। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो भी याद रख लेना, इससे रिलेट कर रहा है तो याद दिला देता हूँ। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, ठीक, और इसकी जो डिराइव्ड यूनिट हो गई वो हो गई आपकी एम्पियर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2019 में आया, ठीक है, 2019 में एमपी बोर्ड ने सबसे पहले 2019 में जो है एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी को सिलेबस को हम अपने कोर्स में लागू किया था, वो उस साल पहला क्वेश्चन ये पूछा था इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ये भी 2019 में आया। फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर मैं बोलूँ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, वो होता है आपका ±1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल चार्ज है, इसको अपन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E = ±1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये 2019 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो देखो P = Q × हम 12 लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है ना, जो डाइपोल है, जैसे -Q और ये +Q, इनके बीच की जो डिस्टेंस, डाइपोल का कोई एक चार्ज ले लो और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ना, तो चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, इसकी यूनिट चाहिए, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो क्या ऑप्शन में कूलम मीटर दिख रहा है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और क्या क्वेश्चन हो सकता है डाइपोल मोमेंट के लिए, तो डाइपोल मोमेंट के लिए जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा, तो इसका कारण है कि जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा। यहाँ यूनिट पूछी गई, कहीं डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ ले, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने आपको 80 बताया था, और L डिस्टेंस के लिए हो गया, तो ये हो जाएगा आपका L1 T1 A1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
वेक्टर क्वांटिटी बता दिया, इसकी यूनिट बता दिया। डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है डाइपोल मोमेंट। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एक्सियल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों यहां समझ, ये है आपका डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली 12, ठीक। ये हाँ हो गया P। अब जब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो E1 आप इस टाइप से लेते हैं और आप E2 इधर लेते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी अभी आ रहा है बीच में, तो वो भी पूछा हुआ है तो उसमें बताएंगे। पहले अपन इस चीज को देख रहे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। अब आपकी जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। जब आप E1 और E2 की बात कर रहे हैं, अब आप इसका जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो हम रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, इस E2 का डायरेक्शन चेंज करके बाहर की तरफ कर देंगे। अब बोथ का जो डायरेक्शन है वो सेम हो गया, और जब डायरेक्शन बोथ की सेम हो गई तो इसकी जो वैल्यू एंगल हो गया दोनों के बीच का, वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग इसको 180 डिग्री बता देते हैं, पर आप इसको समझिए लॉजिकली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो आपको किस किस के बीच में चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, उसकी डायरेक्शन तो आपकी आउटसाइड होगी नेट की, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, तो सामान्य से दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही, तो 0 डिग्री, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा। द मिनिमम चार्जेस, तो मैंने पहले ही बता दिया 2024 में आया। मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही आप मिनिमम चार्ज बोलेंगे, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज, राइट इट्स वैल्यू, ये 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल चार्ज मैं बता रहा हूं, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और उस चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, द फंडामेंटल चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E, स्मॉल e, और E की जो वैल्यू, राइट इट्स वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो गई 1.6 ± 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये 2 मार्क में आया हुआ है 2023 के अंदर। क्वेश्चन है, स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइन यूनिट चार्ज, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो इसको समझते हैं। हमारे पास मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो हमें ये पता है कि मान लो ये चार्ज है हमारे प्लस Q1, और दूसरा चार्ज है हमारे पास प्लस Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली R। अब ये पहले वाले चार्ज पर दूसरे की वजह से फोर्स लगा, उसको हमने बोला F12, और दूसरे वाले चार्ज पर पहले की वजह से जो फोर्स लगा उसे हमने बोला F21। अब बच्चों जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में, जो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, वो फोर्स हो गया आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एंड अब जो डिस्टेंस है इनके बीच की, है ना, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एंड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके अलो, तो द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो देखो मैं इसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को बता देता हूं।
According to this law, the force of attraction or repulsion acting between 2 point charges is proportional to product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force act along the line joining. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग. ये फोर्स दोनों चार्जों को जो लाइन मिलाती है उसके अलोंग ही लगते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे केवल पेपर सॉल्व कराना है. ठीक, तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, कंबाइन. तो कंबाइन करेंगे तो ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अब बच्चों क्या करना है कि आप प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर दें. तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो ए आ गया. अब इस ए की वैल्यू बच्चों सिस्टम पर डिपेंड करती है. अब हम चलते हैं एसआई सिस्टम में. तो बच्चों एसआई सिस्टम में क्या होता है कि इन एसआई सिस्टम ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो एफ इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन. ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन. यानी कि अगर मैं इसकी यूनिट पता लगाना चाहूं यहां पर, तो इस आर का इंटू इधर कर दें अगर, तो ये क्या होगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 किसके इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन. देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर. अब देखो चार्ज की कुलाम, और कुलाम क्या हो गया कुलाम स्क्वायर. तो क्या यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर. अब यहां हमने इस क्वेश्चन में हमें एक चीज और पूछी गई थी, वो पूछी गई थी डिफाइन यूनिट चार्ज. हमें यूनिट चार्ज की डेफिनेशन पता लगानी. देखो मैं तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं. दोनों चार्जेस को आप क्या ले लो बेटा, Q1 Q2 को आप ले लो 1 कूलाम. अब और डिस्टेंस उन दोनों के बीच की क्या ले लो 1 मीटर. अगर ऐसा करते हैं तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹. ये सारी चीजें 1 1 1 1 हो गई. अब ये 1 1 हो गई, तो अब डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई. क्या हो गई कि 2 चार्जेस ऑफ सेम टाइप and equal magnitude are placed 1 meter apart in vacuum. If force of repulsion between them is 9 × 10⁹ Newton, then 2 charges are said to be unit charges of magnitude and ठीक है. तो हमें ये पता चल गया कि अगर मैं 2 चार्जेस ले लूं और उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है अगर 1 कूलाम है और 1 मीटर डिस्टेंस पर आप रखते हैं, तो जो फोर्स लगता है वो लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन का. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से छोटी सी चीज और बता देता हूं. अभी मैंने आपको जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बताया. अगर आपसे ये जो एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी, इसकी यूनिट पूछ ली जाए एग्जाम में भैया, ठीक है, तो ये कि इसको सबको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो. अब हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2. ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम लोगों को याद होनी चाहिए. इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2. ठीक है, ये भी कभी पूछ ली जाए तो इसलिए बताया. हमारा क्वेश्चन तो यहीं फिनिश हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो डाइपोल ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका डाइपोल. टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. बच्चों अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें चाहिए एक्सियल पोजीशन में, तो एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी ले लिया. अब इसके लिए हमें चाहिए बच्चा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या है कि
पूरे सिस्टम का एक साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं आता है, हमें अलग अलग चार्जेस का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज का निकालेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज का निकालेंगे और फिर दोनों का सम कर देंगे, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, फिर पहले प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालते हैं भैया, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई, अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये बीपी डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो होती है वो आउटसाइड होती है, बना दो ऐसे बाहर की तरफ, ठीक। ये हो गई आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां मैंने लिख दिया बेटा अलोंग बीपी। अब यहां जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट O से यहां तक R डिस्टेंस, ठीक। अब ये R डिस्टेंस है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 अब Q अपॉन बीपी की डिस्टेंस। अब ये 12 था, इसको दो भागों में कर दिया LL। अब ये वाली बीपी कितनी हो गई आपकी, तो R माइनस L हो जाएगी। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब हम फिर निकालते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, सेम सिमिलर तरीके से। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय। अब देखो माइनस क्यू चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, तो ए पॉइंट पे बेटा, ए से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एपी, तो ये हो गया आपका एपी स्क्वायर। बच्चा माइनस क्यू चार्ज के लिए हमें बताया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगी, है ना, इनवर्ड होगी। ये हो गई भैया E2 अंदर की तरफ। तो अब ये वाली डिस्टेंस जो है एपी वाली डिस्टेंस, टोटल क्या, ये एल और ऐड करेंगे आर में, तो क्या हो जाएगी आर प्लस एल, और ये अलोंग पी ए हो गया बेटा, अंदर की ओर आ रही ना। ये देखो आप यहाँ पर हो, आप यहाँ बैठे हो, आपको इधर देखना है, ठीक है, इधर देखें आप, ये है ना, इधर चलना, इधर चार्ज की तरफ, तो डायरेक्शन अपन ने E2 की, इसलिए इधर बनाई है, ठीक। तो अब ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इसको सेकेंड इक्वेशन कर दो, वो आपकी फर्स्ट हो जाएगी। अब आप ये देखो कि बेटा E1 और E2 दोनों की वैल्यू निकाल ली, अपने रिजल्टेंट चाहिए, पर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। तो डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक अपोजिट होने की वजह से अपने को इसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, और जो कम है उसी को बदलते हैं। तो E2 वाला देखो, ये वाला वैल्यू कम है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है, तो E2 की जो वैल्यू है वो E1 के कंपेयर में क्या है, कम है। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं तो हमें ये पता है कि जो E1 की वैल्यू है वो E2 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा E1 माइनस E2 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने चेंज कर दिया, E1 माइनस E2 कर दिया। अब E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो E1 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अब एक काम करो, इसमें से Q/4πε0 कॉमन निकाल लिया जाए भैया, तो हो जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। देखो बेटा बहुत सरल है। अब आप क्या करो कि ये जो हैं Q/4πε0 ऐसे ही है। अब जो नीचे ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इससे डिवाइड करोगे तो आर प्लस एल बच जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा। तो यहाँ हो गया बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बेटा होता क्या है, अब यहाँ देखो, ये इसको पूरा अगर हम ए मान लें और इसको पूरा बी मान लें,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, और अगला हो जाएगा आपका ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस एल से प्लस एल और माइनस आर से प्लस आर, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर और आर मिलाकर हो गया 2r, एल और एल मिलाकर हो गया 2l, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां देखो ये q इंटू टू क्या है, तो ये q इंटू टू तो हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टूएल। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 2pr, q इंटू टूएल की जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें डाइपोल की डेफिनेशन से पता है कि टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट ए स्मॉल सेपरेशन, सेपरेशन कम है, यानी कि एल जो है इस आर के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड, तो इसको छोड़ देते हैं भैया। तो यहाँ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई आर की पावर 4, इससे कैंसिल करेंगे तो आर क्यूब, तो हमारा जो डेरिवेशन निकल के आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। ये मैंने एयर और वैक्यूम में सॉल्व किया, अगर मीडियम में आ जाता है बेटा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा लिख दो, इन मीडियम E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी डेफिनेशन अपन पहले ही बात कर चुके हैं, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल या ब्रॉड साइड पोजिशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ये भी बहुत प्यारा है। ठीक है, सबसे पहले हम डाइपोल बना देते हैं बेटा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक, ये ओ इसका सेंटर। अब हम मान के चलें कि हमको इक्वेटोरियल ले लें, ब्रॉड साइड पोजीशन की बात करिए, परपेंडिकुलर ले लिया इसके सेंटर से यहाँ, यहाँ कोई पॉइंट पी हम ले लें और वहाँ हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो बच्चे अब हमारे पास जो अलग अलग चार्जेस के लिए निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। अब बच्चों देखो, ये इस पॉइंट को अगर P पॉइंट बोला है और इस पॉइंट को हम B और इसको A बोल दें तो AB, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, AB हो गई, तो AB स्क्वायर, सॉरी BP स्क्वायर है ना, माफ़ी चाहता हूँ, तो ये डिस्टेंस हो गई BP स्क्वायर। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बाहर की तरफ, आउटसाइड, तो ये हो गई आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, E1 के लिए, अलोंग BP। अब बच्चा देखो, इस वाली डिस्टेंस को आप मान रहे हैं R, ये वाली डिस्टेंस अपन हमेशा लेते हैं 2L, तो ये L है और ये L है। कुछ किताब वाले भी L की जगह R भी ले लेते हैं, A भी ले लेते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये हमने L ले लिया और ये हो गया। अब यहाँ आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसमें, तो BP आ जाएगा आपका √R² प्लस L स्क्वायर, और हमें तो BP का स्क्वायर चाहिए, तो हमारा तो रूट लगेगा भी नहीं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब माइनस क्यू चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, इसके लिए निकाला जाए ये डिस्टेंस,
ठीक, अब जो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव के लिए चार्ज किधर जाना है, आपको चार्ज की साइड जाना है, तो E2 होगा बेटा अंदर की तरफ ऐसे। ठीक, तो E2 हो गया आपका PA है ना, अलोंग PA, यानी कि यहाँ AP का स्क्वायर और ये हो गया आपका अलोंग PA। अब बेटा PA क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम, सेम सिचुएशन, क्योंकि इधर भी ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ भी वही √r² होगा। तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये एक बात हो गई बेटा। E1 और E2 हमारे पास दोनों चीजें मिल गई। अब E1 E2 तो मिल गए, अब हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ हमें इसको सम करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो एंगल है ये एंगल हम लोगों ने ले लिए थीटा। ठीक है, अब समझो, अब ये थीटा है तो ये पूरे इस पर क्या बनेगा, थीटा एंगल ही होगा सब जगह पर। अब इसको हमें क्या करना है, E1 को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, पहले E1 को कर पूरा थीटा, तो जो E1 है वो तो हो गया आपका ई थीटा के साथ जो आएगा, ध्यान रखना cos थीटा, जो थीटा के साथ नहीं आएगा वह sin थीटा, E1 sin थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इधर देखो, है ना, ये जो वाला है E2 वाला जो है, इसको भी अब हम सारे इस पर थीटा ही होंगे, इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो जो थीटा के साथ है वो तो इस पे भी cos थीटा हो जाएगा, E2 cos थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं है वो हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही सेम है क्या? हाँ सेम है। और यहाँ देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल भी हो गए, E1 E2 इक्वल है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा बोथ आर सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम निकालेंगे बेटा, जब आप यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो बोथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हैं तो आप ये करेंगे कि भाई इस E2 की जगह भी हम E1 रख दें, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। बेटा E1 की जो वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 Q/r² प्लस r²। cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो L/√r² L²। ठीक, अब 1/4πε0 बेटा, अब ये Q और ये 12 मिला के क्या हो गया, Q इंटू 12 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा भैया। r², देखो इसकी पावर 1 और यहाँ 1/2, 1 और 1/2 क्या हो गया बेटा, 3/2। अब बेटा जो r हैं वो ग्रेटर देन L, तो क्या हो जाएगा, L² इज नेग्लेक्टेड। अब L² को छोड़ दो, तो L² को जब हम छोड़ देते हैं बेटा, तो P/r² की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो E इज इक्वल टू बेटा आया 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम। बेटा ध्यान रखना, ध्यान ये देना है कि अगर मीडियम में पूछ लिया जाए तो क्या लगा देना है इसके साथ, इसको ऐसा लिख दो εr। कुछ किताबों में ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ε0 के भी आप लिख सकते हैं। बेटा एक्सियल पोजीशन में आया था 2p/r³, ब्रॉड साइड में आया p/r³, तो ये उसका ठीक हाफ होता है। या फिर हम ऐसा कहें कि एक्सियल पोजीशन ब्रॉड साइड पोजीशन की क्या होती है, डबल होती है इंटेंसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट। तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई। देखो बेटा हमारे पास मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस, ठीक,
इसमें इंपॉर्टेंट चीज है एरिया वेक्टर। इस सरफेस का ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक। अब यहां इस सरफेस, ये सरफेस ऐसे हैं और एरिया वेक्टर आपका ऐसे। अगर आपके एरिया वेक्टर के पैरेलल फील्ड लाइन जाती है ऐसे, ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा लाइन निकल सकती है। बट अगर मैं सरफेस को थोड़ा सा चेंज करूं, अब सरफेस हमारा ये ऐसे है, ठीक। अब हम फिर एरिया वेक्टर वापस से बना देते हैं। ये है आपका एरिया वेक्टर और जो फील्ड लाइन है वो इस तरह से पास हो रही है, यानी कि कुछ एंगल बनाते हुए रही। तो जब बिल्कुल पैरेलल जा रही थी एरिया वेक्टर के, यानी सरफेस के बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मली जा रही थी, परपेंडिकुलर जा रही थी, तो मैक्सिमम लाइन पास हो रही थी। अब एंगल बना दिया तो थोड़ी लाइन कम पास हो रही। और अगर यही एंगल चेंज करके हम थोड़ा सा और चेंज कर दे और इसको 90 पर ले आए, 90 पे ले आए तो लाइन पास नहीं होगी। अब ये समझो, अब यहाँ जो थीटा है वो थीटा किस किस के बीच में, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये क्लियर रखना कि थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बनता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं मान लो कि ये जो डीए है या जो ई है, ई का एक कंपोनेंट देख लो तो ई cos थीटा हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब देखें तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए cos थीटा, या फिर हम इसको ऐसे न लिखते हुए या ऐसे लिख लें ई डी ए, ठीक। डी फाई इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक बात चीज। अब आपको यहाँ दो केस बन सकते हैं कि भाई मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी, ये भी कहानी अपन को पता होना चाहिए। तो केस आपका जब फर्स्ट, जब मैं थीटा इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, यानी कि ये कंडीशन होगी आप सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस है ना, सरफेस ऐसा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर कट ऑफ सरफेस, ये दोनों बात सरफेस के परपेंडिकुलर हैं और एरिया वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि थीटा एरिया वेक्टर के बीच में बनता है। तो डी फाई बराबर हमारा हो जाएगा ई डी ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। जब आप केस सेकेंड की बात करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई डी ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, यानी फ्लक्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है। डेफिनेशन वापस आ जाते हैं भैया कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें से जितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली है ना थ्रू अ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, ठीक। एक यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा था, तो भैया यूनिट की बात कर लें। तो जैसे कि हमारे पास हम पढ़ चुके फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए आया, ई का तो न्यूटन पर कूलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना है तो निकाल देते हैं भाई। जो न्यूटन की जगह आएगा एम एल टी माइनस 2, इसकी जगह आ जाएगा आपका एल स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा आपका 80। तो m1 एल क्यूब, ये ऊपर आ गया टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और टर्मिनेट हो जाती है आपकी नेगेटिव पर, ठीक। एक बात, अब इनके बारे में एक बात और ये भी है कि ये जो फील्ड लाइंस होती है ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती हैं? अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर टू डायरेक्शंस होगी जो कि संभव नहीं है। अब यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इसके ऊपर, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनेट हो जाती हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जो फील्ड लाइंस हैं बच्चों, उसके ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बताता है, यानी ए टेंजेंट ड्रॉ एट
अ पॉइंट ऑन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपको लाइंस खींचनी हो तो वो चार्ज से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए खींचेंगे तो वो इनफाइनाइट से उस चार्ज तक आएगी, ये वाली कहानी है। ठीक, और क्या हो सकता है, तो जहां जितनी ज्यादा लाइंस पास पास होगी, है ना, यानी कि जितनी ज्यादा लाइन क्या होती है, डेंसर होती है, उतनी ज्यादा आपकी फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज्यादा लाइन रेयर होगी उतना फील्ड आपका वीक होगा, या है ना। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डिसाइड करती है इसकी डेंसिटी, न कि लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस तो बहुत सारी खींची जा सकती है एक इंच जगह में, पर आप क्या डिसाइड करेगा, तो इसकी जो डेंसिटी होती है लाइंस की, वह डिसाइड करती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट एंड प्रूव गाउस लॉ। देखो गाउस लॉ बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी है, कि भाई कोई आपके पास सरफेस है और सरफेस के अंदर जो इनसाइड जो चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, अब उस चार्ज, उस सरफेस से जो फ्लक्स पास हुआ है वह उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू प्रेजेंट इनसाइड इट। देखो मैं इसको एक सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से आपको करके बताता हूं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक स्पेयर ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा स्पेयर वाला। ठीक, एक स्पेयर हम लोगों ने ले लिया। ठीक, थोड़ी सी मोटा कर लिया, अब ठीक है ना। ठीक, अब ये कर लिया हमने। ये वाला, अब ये इसकी हमने यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस आर है, यहाँ हमने एक पॉइंट पी ले लिया, और इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। अब इस सरफेस के लिए निकालना है, पूरे के लिए, पर हम इस पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ एक छोटा सा सरफेस क्या करा, कंसीडर कर लिया। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो ही जाएगी निश्चित तौर पे। और एरिया वेक्टर इसका, इस छोटे से सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हो गया यहाँ पर बाहर की तरफ। इसको अपन, अगर ये एरिया ए है तो उसको अपन क्या कर देंगे, डी ए कर देंगे। ठीक, ये वाला मामला हो गया। अब हमें एक छोटे से इस सरफेस के लिए अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface dA, और इसके लिए डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। अब देखो यहाँ डी ए और ई की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस 0, यानी हो जाएगा ई डी ए। बेटा अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, हम निकाल सकते हैं, हमें आता है। तो इस पॉइंट पी पर अपन निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए जब निकाला तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना, ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस वजह से निकाल रहे हैं ना। अब हमारे पास जो फ्लक्स आया, ये फ्लक्स में वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू क्या था, ई डी ए, तो ई की जगह आ गया 1/4πε0 डी ए, है ना। अब हमें तो पूरे सरफेस के लिए चाहिए, तो हमने तो ऐसे छोटे 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 टुकड़े पूरे सरफेस पे करे, और सबका फिर क्या कर लो, सम कर लो। तो जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन का आप सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। एक मिनट, इसमें अधूरी वैल्यू पुट हो गई,
1/r² क्यू बाई है ना q/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² dA। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² dA। अब q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1/r² भी कांस्टेंट बाहर, अंदर आ गया सरफेस में dA, और इसका तो हो गया फाई। अब बेटा dA का हो गया हमारे पास A, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² dA का A हो गया। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है सब लोग जानते हैं, 4πr², 5 हो गया। 4 से 4πr² से r² q/एप्सिलॉन नॉट, तो q इंटू 1/एप्सिलॉन। बच्चा जो फ्लक्स है वो जो चार्ज है टोटल इनसाइड द चार्ज, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू, मतलब जो टोटल चार्ज है इनसाइड सरफेस के उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये तो हमने देखा था, ये कि the net electric flux passing through any closed surface is 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स total charge Q present inside it। ठीक है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी 2024 में आया क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम का, और 40 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, और मिड पॉइंट पर यहाँ कहीं हमें चाहिए इसकी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, इस पॉइंट पर चाहिए। ये हो गया आपका इधर से 20 सेंटीमीटर और इधर भी 20 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट बता दूं अलग अलग ना निकालते हुए। अगर एक चार्ज के लिए निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² है ना, और दूसरे के लिए निकालोगे तो चलो अलग अलग निकाल दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम, इसके लिए निकालेंगे तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² लगाएंगे है ना, इस फॉर्मूले से। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, q हो गया 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो 2 × 10⁻6 r। अब ये जो डिस्टेंस थी 40 थी, कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदल लिया, 10⁻² का ये हो गया आपका स्क्वायर। बच्चा हो गया 9 × 10⁹, 2 × 10⁻6, स्क्वायर कर लो, इसका हो जाएगा 400, 4 हो रहा 2 का स्क्वायर, और 10 जो है ये 10 इनवर्स 1 हो रहा था, तो ये हो गया 10 इनवर्स 2 है ना। अगर आप वो 2 भी करोगे, 400 भी कर लोगे, 400 भी कर लोगे, और 2 तो 10⁻² ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इससे 2 से इसको कैंसिल करा, ये 2 टाइम्स हो गया। अब इस 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये 4.5, 10⁻, ये ऊपर गया, 10⁻, ऊपर हो गया -4, उसमें से माइनस करेंगे 10⁻5। इसी टाइप से जब हम इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, अगले वाले के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम, तो आना तो यही है 4.5 10⁻⁵ × 5। अब चेंज क्या होगा उस चीज को समझो। +q चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। अब इस चार्ज के लिए अगर आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इसके लिए इसका बाहर मतलब इस चार्ज से दूर जाएंगे, यानी कि हम मान के चले कि इधर चलेंगे है ना, ये इधर की साइड। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी की तरफ होगी। तो अब आपकी जो दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि E1 + E2। तो दोनों ही आपके 4.5 10⁻5 हैं, 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू, तो 2 का इंटू हो जाएगा तो 9 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत जल्द दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे। मैंने जो प्रश्न पुराने सालों में आए हुए हैं पर अब सिलेबस में नहीं है तो उनको मैंने हटा दिया है। ये बिल्कुल अपडेट जो सिलेबस है उसी के बेसिस पर बनाया गया है।
तो बच्चों हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।